हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में। हमने अभी पीछे गोली दर्पण के बारे में पढ़ा और दर्पण समीकरण के बारे में पढ़ा, रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में, उसके नियम के बारे में, मतलब एक इंट्रोडक्शन था जो हाई स्कूल की चीज़ें थी वो पढ़ा। ये भी हालांकि हाई स्कूल की ही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सिलेबस में थोड़ा बहुत दिया है तो उसको साथ पढ़ते चलेंगे, क्योंकि क्रम बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा, हेडिंग के पहले एक चीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमने जो क्या नाम है, कुछ फार्मूला है ट्रिक में जो कल चाहे तो हम लिख सकते थे, आप इसका शार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यदि एक गोली दर्पण किसी वस्तु का यम गुना प्रतिबिंब बनाता है, मान लें कि यदि कोई गोली दर्पण किसी वस्तु का एम गुना प्रतिबिंब बनाता है, जहाँ पे यम क्या है, आवर्धन है, रेखीय आवर्धन है। ठीक, यम क्या है, रेखीय आवर्धन है, एक तरह से आवर्धन है ना। तब u v तथा f में निम्न संबंध होता है, तब u v तथा f में निम्न संबंध होता है ना। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा m माइनस वन यम इंटू एफ, और v बराबर होगा माइनस m माइनस वन एफ, और उसी तरह से f बराबर m माइनस वन एफ। ये शॉर्ट में लगाने के लिए फार्मूला है, और इनको चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। क्या है, चिन्ह के साथ प्रयोग करना है ना। उसी तरह से एक चीज और भी है, आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि m बराबर h डैश बटे h, और यही बराबर होता है v बटे u। और भी अगर हम शार्ट में निकालना चाहें, अगर हमको फोकस दूरी पता है तो यहाँ पे f माइनस एफ यू ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बराबर होता है f माइनस v बटे f, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें फोकस दूरी u पता है तब भी हम m निकाल सकते हैं, फोकस दूरी v पता है तब भी हम m निकाल सकते हैं, और इसमें भी हमें चिन्ह का भी प्रयोग करना है। f v या सारी चीज़ों को किसके साथ रखना है, चिन्ह के साथ। मतलब ज्ञात राशियों को चिन्ह नहीं देना है, चिन्ह देना है। मतलब ज्ञात राशियों को क्या करना है, को चिन्ह देना है, अज्ञात को नहीं देना, अज्ञात को नहीं देना। ठीक ना। तो ये 60 कुछ फार्मूले हैं जिसे आप याद करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, जैसे हमें यम पता है, यफ पता है, सॉरी ये यू रहना चाहिए, यू पता है, यम पता है, फोकस दूरी निकल सकती है। यहाँ पे यम पता है, यफ पता है तो वी निकल सकता है, अगर यम यफ पता है तो यू निकल सकता है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अपवर्तनांक के बारे में। ठीक, चलिए अब अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में,
अपवर्तना सॉरी प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। हम जानते हैं अभी तक कि प्रकाश जो है जब एक किसी माध्यम में चलता है, एक समान पारदर्शी माध्यम में चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है एक ही माध्यम में अगर चले तो सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब आप पथ को चेंज करता है, मतलब जाता है, तो ये देखा जाता है कि वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि जो उसका रास्ता होता है उससे कुछ विचलित हो जाता है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही वो अपना माध्यम चेंज करता है, वैसे यानी कि प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। एक चीज अगर ये जान लें कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम कहलाता है। यानी वह पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। ठीक, वह पदार्थ जिसमें से होकर प्रकाश गमन करता है माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी अगर एक ही माध्यम में चलता है तो हम जानते हैं कि वो एक सीधी रेखा में चलता है, उसके पथ में कोई विचलन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना माध्यम चेंज करता है तो जहाँ पे माध्यम दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि वहाँ पे जिसको हम लोग एक माध्यम है, जैसे ये माध्यम, तो इसे हम लोग कहते हैं पृथक्कारी रेखा, पृथक्कारी रेखा मतलब जहाँ दोनों माध्यम एक दूसरे से टच करते हैं। तो जहाँ पे एक दूसरे को टच पृथक्कारी जो रेखा होती है दोनों माध्यम को जोड़ने वाली, वहां पे आते हुए उसका मार्ग जो है, मान ये जो है इस पृथक्कारी तल पे पृथक्कारी रेखा है या पृथक्कारी तल है एक तरह से, जो लंबवत आपतित प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब होती है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वो उसका अपवर्तन नहीं होता है, हालांकि वो दूसरे माध्यम पे जाने पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। भी हम बताएंगे कि कारण ही यही होता है कि क्यों अपवर्तन होता है। तो वो बिना विचलित हुए जो है सीधे निकल जाती है, तो वो अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाएंगे, अभिलंब। अब जैसे ये मान लीजिए कोई माध्यम है, तो इस माध्यम से जैसे आती है, सपोज करिए विरल माध्यम है, तो इसमें प्रकाश किरण तिरछे अगर आपतित हो रही है तो सीधे उस आएगी ऐसे। लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में, मान लो ये भी सघन माध्यम मान लेते हैं, मतलब थोड़ा उससे सघन है, तो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अगर दोनों माध्यम सेम है तब तो वो सीधे चली जाएगी, क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती। लेकिन जैसे ही आती है वैसे ही अपना पथ जो है वो थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ जाती है। जो मेन पथ क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना।
उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो वो झुक जाती है। किधर झुकती है? अभिलंब की तरह झुक जाती है ना। और ये भी देखा गया है, उसका रीजन भी आगे आएगा, कि ये पृथककारी तल है और ये तो उस पे अभिलंब है ना। और ये मान लेते हैं ये सघन माध्यम है। और ये भी देखा गया कि जब सघन से विरल माध्यम में आती है तो उसका जो मार्ग होता है वो अभिलंब से दूर हटते हुए जाता है, यानी कि इधर हो जाता है, और उसका रियल मार्ग जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अभिलंब है। ठीक, यानी कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना माध्यम चेंज करता है तो अपने पथ से थोड़ा हट जाता है, यानी विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब वो प्रकाश को हम विरल से सघन में ले जाते हैं तो हमने देखा कि प्रकाश का जो मार्ग होता है वो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अभिलंब उसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम में या किसी भी तल पे लंबवत आपतित होता है, परपेंडिकुलर कोई चीज जो होती है वो अभिलंब कहलाती है ना। और ये भी देखा गया है कि जब तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है। हालांकि इसमें जाने पर जो भी स्पीड होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, वो अलग बात है, आगे देखा जाएगा, लेकिन वो उसी मार्ग से विचलित बिना हुए सीधे निकल जाती है, तो उस चीज को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक, हाँ, अगर हम तिरछे आपतित कराते हैं प्रकाश किरण को पृथककारी तल पे, जैसे एक माध्यम दूसरा है, तो सपोज करिए कि अगर ये विरल से देखा गया कि विरल माध्यम से एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि विरल माध्यम से जब हम सघन में उसको प्रवेश कराते हैं तो जो हमारा अभिलंब था वो किरण अपने मुख्य मार्ग से मुड़ के इधर चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर, है ना। अपने मुख्य मार्ग से मुड़ करके किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। और ये देखा गया कि जब वो सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। अभी हम स्नेल के नियम से उसको देखेंगे भी कि क्यों वो दूर हटेगी सघन माध्यम में जो प्रकाश किरण, यानी कि जब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में, तो सघन माध्यम का रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो उसका रीजन होता है अपवर्तनांक ज्यादा कम होना, और उसका मुख्य रीजन होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कम या ज्यादा होती है, क्योंकि हर माध्यम में जो लाइट की स्पीड होती है सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कांच की बात करें तो उसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम एयर की बात करें तो उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसी तरह से जैसे माध्यम में प्रवेश करती है अलग अलग माध्यमों में तो स्पीड बदल जाती है। तो जैसे विरल में उसकी स्पीड कुछ और होती है लाइट की, और जैसे सघन में आता है लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाती है, तो वो अपने मार्ग इधर जाना चाहिए तो कुछ रुक के, मतलब झुक के जाती है, मतलब अपने मार्ग को चेंज कर देती है। वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी तरह से सघन माध्यम की बात करें तो जैसे सघन माध्यम में स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, जैसे कोई भीड़ में चलता हुआ आता है और अचानक भीड़ से खाली होता है, मतलब एकदम फ्री मार्ग पाता है, तो बहुत दूरी से भागता है तेजी से, है ना। और जब भीड़ में होता है तो सटा हुआ आता है, और जैसे भीड़ से अलग होता है, जब फ्री मिलता है तो उसको दूर भागता है। तो इसी लाइट की स्पीड यहाँ कम थी, और जैसे इस विरल ने माध्यम पाया लाइट की स्पीड बढ़ गई, इसलिए वो अभिलंब से दूरी बनाते हुए निकल जाती है ना, दूर हट जाती है। तो ये ऐसा देखा गया है ना। अभी इसको हम लोग देखेंगे भी स्नेल के नियम में। स्नेल ने अपना एक नियम दिया था, और फिर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है वो हाइगन्स के नियम से भी ये प्रूफ है, वो भी देखा जाएगा, है ना। और आगे हम लोग हाइगन्स का प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, वहां पे भी वो चीज आएगी। तो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं प्रकाश के अपवर्तन की, है ना। हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो ये वाली जो रे होती है इसे आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, मतलब है कि मार्ग से विचलित होती है, उसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये पृथककारी तल या पृथककारी रेखा होती है। हाँ, अविलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आप लिख सकते हैं। अविलंब आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, और विलंब अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है। और ये तो विचलन कोण हो जाएगा कि जितना वो विचलित हुई, तो ये विचलन कोण जो है ये है ना, इसका विचलन कोण क्या है, ये है। इसे हम डेल से दिखा सकते हैं, तो बाद में हम दिखाएंगे खुद ही, अभी नहीं। ठीक वही चीज आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण या अपवर्तित किरण या विलंब, ये आपतन कोण है, और ये यहाँ से यहाँ लेके क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है। तो देखिए एक चीज इसमें और भी है कि जो आपतन परावर्तन कोण होते हैं, आपतन और परावर्तन कोण होते हैं, वो अभिलंब से नापे जाते हैं। ठीक। और विचलन कोण जो होता है वो इस डायरेक्शन से, तो जाहिर सी बात है जो वामावर्त डायरेक्शन में होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में होते हैं वो क्या लिया जाते हैं, नेगेटिव। वामावर्त दिशा में कोण को पॉजिटिव लिया जाता है जो बाएं घूमता है, और दक्षिणावर्त डायरेक्शन में जो होता है उसे नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कोण अभिलंब से नापा जाता है, जैसे ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। विचलन कोण हमेशा वहां से लिया जाएगा जो, जैसे ये लाइन आ रही है उसका मुख्य मार्ग जो होता इधर से नापा जाता, ऐसे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये अभिलंब से नापा गया, और ये भी अभिलंब से नापा गया, और विचलन कोण हमेशा उस लाइन से नापा जाएगा जो सीधे निकलती है, जो अविचलित होती है वो। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों विपरीत डायरेक्शन में नापे गए हैं। और यहाँ पे देखिए क्या नाम है, आपतन कोण और विचलन कोण की डायरेक्शन विपरीत है, और अपवर्तन कोण आपतन कोण की डायरेक्शन सेम है। ठीक है। यानी कि अपवर्तन कोण अविलंब से नापे जाएंगे, और विचलन कोण अविचलित रेखा से नापा जाएगा, और उधर लेके जाएंगे जिधर वो वो अपवर्तित किरण जाती है। जैसे देखिए ये इधर से, और अपवर्तन कोण है यहाँ से नापा जाएगा, आपतन कोण है इधर से नापा जाएगा। तो वहां पे देखिए आई और आर सेम डायरेक्शन में नापे गए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आई और आर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर भी है, लेकिन एक चीज जो है विपरीत डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए आई और डेल विपरीत डायरेक्शन में नापे जा रहे हैं, इसलिए विपरीत चिन्ह के होंगे, और यहाँ आई और डेल समान डायरेक्शन में नापे जा रहे हैं, इसलिए समान चिन्ह के होंगे। ठीक है। तो ये तो कोई खास बात नहीं थी, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम देखते हैं आगे। और भी सारी चीजें हैं, चलिए तो इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल डिफिनेशन है कि जब प्रकाश किरण एक समान पारदर्शी माध्यम से, क्या है कि जब प्रकाश या प्रकाश किरण एक समांगी होमोजीनियस पारदर्शी माध्यम से,
क्योंकि अपारदर्शी माध्यम होगा तो प्रकाश किरण प्रवेश ही नहीं करेगी। पारदर्शी माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। हमने वहां दिखा दिया, उस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम सीधे सीधे कारण लिखेंगे, है ना। हमने वहां तो लिखवा दिया है कि जब देखा गया है कि विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी विचलन उचलन भी निकालेंगे, कितना होगा कैसा होगा, ठीक है। तो अब हम जो है उसका कारण दिखाते हैं कि क्यों अपवर्तन का रीजन क्या होता है, और क्या क्या चीज जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या चीज नहीं बदलता और क्या क्या चीज बदल जाता है, ठीक है ना, माध्यम के हिसाब से। प्रकाश का जो रंग होता है वो तो उसकी आवृत्ति पर केवल डिपेंड करता है, ना ही उसके वेग पर, ना ही तरंगदैर्घ्य पे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता, है ना, बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है। मतलब आवृत्ति जो है प्रकाश की सेम का सेम बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो क्या क्या चीज बदल जाता है? एक चीज और है, मेन कारण तो वो था कि प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तीव्रता, प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब उसका रंग चेंज नहीं होता, एक तरह से कहने का मतलब प्रकाश का। और प्रकाश का रंग जो है उसकी आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो प्रकाश का कंपन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपन हो चाहे मैग्नेटिक कंपन हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, वो कंपन जो पर सेकंड जितना होता है वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो उसी को तो आवृत्ति कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। हाँ, वो जो उसकी तरंगदैर्घ्य की लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है अगर वो सघन विरल से सघन में आता है, लेकिन सघन से विरल में जाता है तो ही बड़ी हो जाती है। लेकिन पर सेकंड जो उनके कंपन होते हैं, दोलन होते हैं प्रकाश के चलने के, वो नहीं बदलता, वो वही रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। रीजन वही होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या होता है? कारण होता है। तो हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण। एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि ऐसा देखा गया है ना, वो वाली बात हमने फिगर में बना दिया गया, किसको क्या कहते हैं। उसे शब्दों में लिखवाने की खास जरूरत नहीं है कि सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से हट जाती है, विरल से सघन में जाए तो अभिलंब के पास आ जाती है। तो वो चीज़ आपने देखा ही, हमने बता भी दिया फिगर से कि ऐसा होता है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि अपवर्तन का मेन कारण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, अपवर्तन का मेन कारण क्या हमने बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, और यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है।
तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, क्योंकि देखिए एक चीज है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अभी बताया ना कांच में लाइट की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो चाल में परिवर्तन होना ही क्या हो जाता, अपवर्तन का कारण। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अभी आप प्रकाश की चाल को माध्यम के अपवर्तनांक से भी रिलेट करेंगे, अपवर्तनांक से ही सारी कहानी वो सही होगी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या है, जाने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, जाने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाने के कारण ही प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी अधिक होगी, मतलब एक चीज अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन माध्यम विरल है, कौन माध्यम सघन है, वो भी प्रकाश की चाल से ही क्लियर हो जाएगा। यानी ये भी है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल में जितना अधिक परिवर्तन होगा, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना अधिक परिवर्तन होगा, चाल में जितना अधिक परिवर्तन होगा, जितना अधिक प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। परिवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। और अपवर्तन की घटना में क्या होता है, या अपवर्तन की क्रिया में क्या क्या चीज बदलता, क्या क्या नहीं, ये भी अभी लिख देते हैं। बाद में और भी धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, चाल बदल जाती है। मतलब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कुछ कम हो जाती है, वो अपवर्तनांक के कारण, उसकी सघनता के कारण होगा। तरंगदैर्घ्य छोटी हो जाती है, अगर सघन से विरल में जाएगा तो बड़ी हो जाएगी, विरल सघन में जाएगी। तीव्रता इसलिए बदल जाती है कि जो भी प्रकाश आता है, जैसे कि मान लीजिए ये तल है और ये माध्यम दूसरा, ये माध्यम दूसरा है, ये विलंब है, तो जो भी प्रकाश आता है तो उसका तो उस तल से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ दूसरे मीडियम में अवशोषित हो जाता है, इसके बाद फिर बाहर आता है ना। तो प्रकाश का पहले माध्यम में कुछ अंश परावर्तन हो जाना, दूसरे माध्यम में अवशोषित हो जाना, जिससे प्रकाश की तीव्रता में कुछ हानि हो जाती है। तो इसलिए प्रकाश की जो चमक होती है वो क्या होती है, बदल जाती है ना, कम हो जाती, ये कहने का मतलब। तो मेन अपवर्तन का कारण होता है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। चाल में जितना अधिक परिवर्तन होगा जिस माध्यम में, प्रकाश का अपवर्तन भी उतना ही
अधिक होगा। क्या क्या चीज बदल जाती है? चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी कि प्रकाश के जो कंपन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ऊपर सेकंड कंपन कम नहीं होते, वो उतने के ही क्या होते हैं, उतने होते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे में जाने पे अभी हम लोग देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्यों घट जाती है, अभी हम देखेंगे चाल क्यों घट जाती है। ये सारी क्रियाएं होती हैं माध्यमों के अपवर्तनांक के कारण। जैसे कि हम अगर द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान जो घनत्व होता है किसी वस्तु के एकांक आयतन को घनत्व कहा जाता है ना। एकांक आयतन के द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान घनत्व या उसका घनत्व कहा जाता है। जैसे यम द्रव्यमान का घन आयतन अगर v आयतन की वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, तो एकांक आयतन का द्रव्यमान जो होता है यम बटे v होगा, इसी को घनत्व कहा जाता है ना। तो इसे द्रव्यमान घनत्व होता है, जो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है ना। तो घनत्व से मतलब होता है कि कौन चीज कितनी ठोस है ना, और कितनी जो है सघन है। मतलब द्रव्यमान घनत्व से मतलब है कि कितनी चीज, कौन सी वस्तु कितनी ठोस है और कितनी फैली हुई है, मतलब कितनी बटरी हुई हो। एक भाषा में बोलें कि कितनी कंडेंस्ड हो, एक दूसरे से बटरी हुई हो, और कितनी फैली हुई हो, कितनी विरल हो, है ना। प्रकाश घनत्व कुछ अलग चीज होती है। प्रकाश घनत्व होती है प्रकाश घनत्व से इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। जो प्रकाश घनत्व होता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश घनत्व जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। जिसको n से भी दिखाएंगे या 1n2 2n1, एनसीईआरटी में कुछ अलग ढंग से दिखाया। तो इसके द्रव्यमान घनत्व से प्रकाश घनत्व बिल्कुल भिन्न होता है। जो अपवर्तनांक या प्रकाश घनत्व होता है वो दोनों माध्यमों के चालों के अनुपात पे निर्भर करता है, और द्रव्यमान घनत्व होता है एकांक आयतन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उस वस्तु के एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है, एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान घनत्व होता है। और प्रकाश घनत्व जो होता है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है, तो जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। दोनों क्या होते हैं? अब जैसे तारपीन का तेल और जल की बात करें, तारपीन के तेल और जल की बात करें तो तारपीन के तेल का जो द्रव्यमान घनत्व होता है वो कम होता है, और जल का जो है ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम प्रकाश घनत्व की बात करें तो वही प्रकाश घनत्व उसका उल्टा होता है ना। तारपीन के तेल या तेल का ज़्यादा होता है, जल का कम होता है, और द्रव्यमान घनत्व उसका उल्टा होता है। तो वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के भिन्न राशि हैं। यानी कोई माध्यम सघन है तो इसका ही मतलब नहीं कि वो ज़्यादा, उसका घनत्व ज़्यादा है। अगर वो सघन है तो उसका मतलब है कि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। प्रकाशिक दृष्टि से वो सघन है तो वो बात आती है अपवर्तनांक से, है ना। उसके द्रव्यमान घनत्व से, एकांक आयतन के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता। तो प्रकाश के टर्म में जो घनत्व वाली बात आएगी वो अपवर्तनांक से निर्धारित होगी। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम और वो उतना ही सघन होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम उसमें प्रकाश की चाल उतना अधिक और वो उतना ही विरल होगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश की चाल पे माध्यम को सघन विरल भी कहा जा सकता है, अपवर्तनांक में भी लिखा जाएगा। तो जल्दी करिए, इसका वो ले लीजिए। चलिए,
तो वर्ड में जो द्रव्यमान घनत्व होता वो एकांक आयतन का द्रव्यमान होता वस्तु के, और प्रकाश घनत्व होता दोनों माध्यमों में चालों का अनुपात। अगर गलती से ये निकल गया होगा कि एकांक द्रव्यमान का आयतन, तो वो गलत है, एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, दोनों में भिन्न राशियां होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, है ना। सघनता से बिल्कुल मतलब नहीं उसके द्रव्यमान घनत्व से, सघनता से बिल्कुल मतलब नहीं है उसके द्रव्यमान घनत्व से, बल्कि सघनता से मतलब है प्रकाश घनत्व, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। उसमें चाल जो है कम या ज़्यादा होती है। तो ये बात अभी हम लिखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या है, अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का क्या है, नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, दो नियम है, यानी प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों के अंतर्गत होता है ना। यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों के अंतर्गत होता है, के अंतर्गत होता है। प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों के अंतर्गत होता है ना। पहला नियम क्या है? पहला नियम वही है जैसा कि परावर्तन में था, वो आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि दो किरणें, एक अभिलंब और आपतित किरण एक तल में, परावर्तित किरण दूसरे तल में, सब होंगे तो समपट में होंगे। जैसे ये है, सब इसी में होंगे, ये ऐसा नहीं कि दूसरे तल में हो जाएगा, नहीं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के बीच, दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए या माध्यमों के बीच एक वर्णी प्रकाश के लिए, मतलब किसी एक प्रकाश के एक रंग के लिए, एक तरंगदैर्घ्य के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए ना, प्रकाश किरण के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णी मतलब एक रंग की, एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए, है ना, या किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य
के प्रकाश के लिए, है ना। इसे निश्चित रंग, तरंगदैर्घ्य से उसके रंग का भी होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य वेग से बदलने से उसके रंग में कोई फर्क नहीं होता है, आवृत्ति से उसका रंग निर्धारित होता है ना। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक बड़ी प्रकाश किरण के लिए क्या है, आपतन कोण की ज्या, क्या कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, जिसको हम लोग साइन कहते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, का अनुपात स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है, या का अनुपात निश्चित होता है। सबसे अच्छा है निश्चित होता है, मतलब उनका अनुपात एक दूसरे का अनुपात क्या होता है कि स्थिर वस्तु, स्थिर चीज आता है, मतलब निश्चित होता है, या एक नियतांक होता है, या इसको क्या कह सकते हैं, एक नियतांक होता है ना। तो उन्होंने कहा कि साइन, आपतन कोण का साइन यानी कि अर्थात साइन आई साइन आर बराबर नियतांक है ना, बराबर क्या होता है, नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। अब जो ये नियतांक चीज है, ये कांस्टेंट चीज है, जो है वो क्या होता है, उसे हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है ना, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उस माध्यम के अपवर्तनांक को ही नियतांक कहा जाता है ना। जिस माध्यम में, जैसे कि एक प्रकाश किरण वायु से अगर कांच में जा रही है तो साइन आई बटे साइन आर जो यहाँ नियतांक आएगा वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, जो इन कोणों के अनुपात के लिए फिक्स होता है ना। तो नियतांक को क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसमें प्रकाश किरण जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे 1 और 2 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। 1 और 2 का मतलब होता है N2 बटे N1, ठीक है। उसका मतलब होता है, एनसीईआरटी में कुछ अलग तरह से प्रदर्शित किया। 1 और 2 आप सिंपल पढ़ते आए हैं, जो यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसका एक उल्टा भी होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिया जाए इसको। तो एक स्थिर चीज आती है जिसे हम लोग पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और सिंपली इसे यन से भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यन से कब प्रदर्शित करते हैं, अगर पहला माध्यम वायु होता यानी निर्वात होता, ठीक है। चलिए
को मिटा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह लिखा हो 2n1, इसका मतलब होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब इसका मतलब हुआ कि प्रकाश किरण दूसरे से पहले में जा रही है, यानी अपवर्तन की घटना जो होती है वो हमेशा दूसरे माध्यम में होनी, तो वो बताता है दूसरे माध्यम पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब जैसे कि हमने कहा लिखा है कि 1n2 को n2/n1 भी कहा जाता है, और 2n1 का मतलब होता है n1/n2 भी कहा जाता है ना। लिखा जाता है। तो पहला माध्यम अगर ये इसमें अगर पहला माध्यम अगर वायु है तो उसको उलट देंगे तो 1/n2 हो जाएगा। इस केस में कि यदि इस केस की बात करें कि यदि पहला माध्यम, पहले केस की माध्यम निर्वात हो यानी वायु हो, है ना, अपवर्तनांक क्योंकि निर्वात का एक होता है, एक माना जाता है, बाकी माध्यमों का अपवर्तनांक एक से अधिक होता है। यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो इसी को हम लोग n2/n1 को हम लोग क्या कह देते हैं, n, है ना। यानी होता क्या है यहाँ पे कि n2/n1 बराबर 1 होता है, तो जिसको n2 कह लो या मतलब n। अभी हमने देखा है, यहाँ पे देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, तो उसे n से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, निर्वात का अपवर्तनांक क्या माना जाता है, 1, यानी वायु का अपवर्तनांक लगभग निर्वात के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि वायु का अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसीलिए उसको भी एक ही मान लिया जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। अपवर्तनांक मतलब प्रकाशिक घनत्व, माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। और कहाँ पे इसको n लेना है, कहाँ नहीं लेना है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर हमें सघन से विरल में आ रही है ना, तो जो विरल का अपवर्तनांक होगा ये 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 1/n का मतलब वो किसका अपवर्तनांक आएगा, पहले का, क्योंकि इसका तो 1 है, 1/n, तो n किसका आएगा, दूसरे ही वाले का आएगा ना, इसको, तो ये दूसरे ही माध्यम, बात वही होती है। अब जैसे कि मान लेते हैं, अभी वो अपवर्तनांक की परिभाषा एक तो ये हो गई, अपवर्तनांक की डिफिनीशन एक तो ये हो गई, sin r = n, और एक हम अपवर्तनांक की जो डिफिनीशन देंगे वो प्रकाश की चाल से एक रिलेशन होता है, प्रकाश की
चाल से रिलेशन होगा, भी आएंगे हाइगन प्रिंसिपल से भी हम तरंग दर सब में रिलेशन देंगे। तो एक तो डिफिनीशन ये हो, है ना, कि साइन आई अपन साइन आर को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो R जो होता है ना, माध्यम का अपवर्तनांक किसका होता है? जिसमें किरण अपवर्तित होती है, जिस माध्यम में अपवर्तित होती है उसी को माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला फिर से बनाते हैं। मान लीजिए ये विरल है, ये सघन है, और ये अविलंब है, ये आपतित किरण है। सघन में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो हमेशा इसको इधर से नापते हैं, इसको इधर से, या आई है, ये आर है, और डेल हमेशा इधर से इस किरण की ओर नापते हैं, डेल। तो अगर हम डेल की बात करें, विचलन कितना हुआ, तो विचलन क्या होगा, ये पूरा कोण आई है ना ये, और ये पूरा आई में से आर को घटा देंगे, आई माइनस आर हो जाएगा। उसी तरह से इस वाले केस में अगर ये सघन है और ये विरल है, सघन से विरल में आ रही है, और ये आई है और ये आर है, हमेशा इस तरह से नापा जाएगा। लेकिन जो इसका मार्ग है वो तो ये है, तो ये इधर से डेल नापा जाएगा। तो डेल, अब देखिए आर है ना, आई तो ये है, ये चीज क्या है, ये आई है। तो आर बड़ा हो गया, अब आर में से आई घटाएंगे, यहाँ इस केस के लिए आर माइनस आई, आर माइनस आई, है ना। अब इसी में अगर हम लोग देखें, अभी अपवर्तनांक तो एक डिफिनीशन मिल गई, साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। अगर उसी को लिख दें साइन आर बटे साइन आई, तो माध्यम उलट जाएगा, दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, आर ऊपर चला गया, है ना। मतलब उस बात को उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि साइन आई साइन आर, ये होता पहले माध्यम जिसमें से प्रकाश किरण आ रहा है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना। अब अगर ये साइन आर बटे साइन आई हो गया तो ये उलट जाएगा, ये बटे n हो जाएगा, तब भी ये दूसरे ही माध्यम का अपवर्तनांक होता है ना। या अगर प्रकाश बदल गया, मतलब उसका पथ अगर रिवर्स हो गया, है ना, पथ अगर रिवर्स हो गया तो ये आपतन कोण का काम करेगा, ये अपवर्तन कोण का काम करेगा, अपवर्तन कोण का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे तो ये बोलेंगे दूसरे के सापेक्ष अब पहले का अपवर्तनांक, है ना। और इसे क्या लिखेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे। इसका मतलब है कि प्रकाश किरण जो है दूसरे वाले से पहले में जा रही है ना, यानी उसका मार्ग, प्रकाश का मार्ग उत्क्रमणी भी होता है, अभी इसको बताएंगे। चलिए, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आई जो है ग्रेटर देन आर है, तो अब यहाँ से साइन दोनों ओर लगा दें तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर भी हो जाएगा। या यहाँ से देख रहे हैं साइन आई बटे साइन आर, ये ग्रेटर देन 1, और साइन आई अपन साइन आर को क्या कहते हैं, n2 बटे n1, ये ग्रेटर देन 1, यानी n2 ग्रेटर देन n1। मतलब है कि
अगर r छोटा है i बड़ा है, i बड़ा है तो इसका मतलब उसका अपवर्तनांक कम है, यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक है। यानी दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है पहले माध्यम से, तभी वहां पे उसका एंगल देखिए कम हो गया। इस केस में देखिए कि i जो है स्मॉलर है, r बड़ा है, तो अगर हम देखें साइन r, ठीक, या इसको अगर हम ऐसे करें साइन i बटे साइन r की तरह से करें तो ये 1, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, n2 बटे n1। तो यहाँ पे n2 छोटा हो गया और n1 बड़ा हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो है जिसका अपवर्तनांक n1 हो सघन है, इसका अपवर्तनांक n2 एक विरल है। यहाँ पे क्या था कि n1 विरल था, n2 क्या था, सघन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में अगर प्रवेश करेगी, अधिक अपवर्तनांक वाले, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वहां r छोटा हो जाएगा। अगर i ग्रेटर देन r है तो दूसरा माध्यम सघन है ना। अगर i स्मॉलर देन r है तो पहला माध्यम सघन है ना। इसके लिए यहाँ पे क्या है, i स्मॉलर देन r, यानी पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल है, और i ग्रेटर देन r का मतलब पहला विरल है, दूसरा सघन है। और यहाँ से भी क्लियर है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, क्योंकि हमने ये स्नेल नियम से प्रूव किया, क्योंकि साइन i बटे साइन r को ही तो अपवर्तनांक कहते हैं। तो i यहाँ पे क्या था, ग्रेटर था, r ग्रेटर था, उस हिसाब से देखें तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा आया, पहले का कम आया। यहाँ पे क्या था, i स्मॉलर था, r ज्यादा था, इस हिसाब से देखें तो सॉरी n2 कम हो गया, n1 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब n1 ज्यादा, तो ये सघन हो गया और ये विरल हो गया, है ना। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अगर प्रकाश किरण अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या है, अधिक अपवर्तनांक वाले में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है कम, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी बात को शब्दों में लिख दिया जाए। इस बात को किस में लिख दिया जाए, शब्दों में। चलिए लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, से दूर हट जाती है, ठीक है ना। अधिक अपवर्तनांक वाले में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया
तो उसको हम लोग अपवर्तनांक से डिफाइन किए थे। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम हो गया वो विरल, है ना। तो विरल में अपवर्तन कोण ज़्यादा होता है और आपतन कोण विरल में अगर प्रकाश किरण जा रही है तो आप अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा, आपतन कोण कम होगा, क्योंकि सघन से विरल में जा, अगर विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण ज़्यादा होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश किरण अभिलंब की ओर उतना अधिक झुक जाएगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही कम उसमें प्रकाश किरण उतना ही अभिलंब से दूर हटती जाएगी। ठीक है। अब हम लोग अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, मतलब अपवर्तनांक की डिफिनेशन, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, यानी कि अपवर्तनांक की परिभाषा यहाँ पर भी होगी। अपवर्तनांक की परिभाषा या किसी माध्यम का अपवर्तनांक की बात होगी, है ना। तो हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, उसका एक प्रिंसिपल था कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम इसको लिखते हैं, अभी डिफिनेशन बताएंगे 1 and 2, तो वो बताया था कि V1/V2, हालांकि अभी हम उसको भी देखेंगे। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अगर पहला माध्यम निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश की चाल C होती है, अगर दूसरे माध्यम में V है तो ये होती है ना। तो पहला निर्वात होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये 1 होता है तो N2 को N लिखा जाता है, यानी कि C/V। ये अपवर्तनांक की डिफिनेशन है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे N से व्यक्त करते हैं। तो ये एक प्रकाश की चाल से रिलेशन है अपवर्तनांक का, और एक स्नेल के नियम से आया था, sin I/sin R बराबर N होता है ना। और एक हाइगेंस प्रिंसिपल ये था V1/V2 बराबर 1 and N2। इसका मतलब क्या, इसको N भी कहते हैं, मतलब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2/N1। ये बताता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर पहला निर्वात हो गया तो उसमें प्रकाश की चाल C हो जाएगी। अगर पहला निर्वात हो गया तो उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, C, है कि नहीं। उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो इसकी जो डिफिनीशन दी गई वो इस तरह से दी गई, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लो इसको V मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को C मान लेते, के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात का चूंकि 1 होता है, नाम कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे N से व्यक्त करते हैं, N से व्यक्त करते हैं।
तो n बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या n बराबर हो गया c बटे v। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि एक ही राशियों का ये अनुपात है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, n बराबर c बाई v। है ना। तो निर्वात का मात्रक 1 होता है, बाकी अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि निर्वात का जो मात्रक होता है, निर्वात का मात्रक निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, अन्य माध्यमों का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। निर्वात का 1 मान लिया गया है, बाकी माध्यमों का अपवर्तनांक को 1 से अधिक मान लिया गया। तो अन्य माध्यम में निर्वात को छोड़ दिया जाए तो अन्य माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। किसी निर्वात का तो 1 होता है, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करें तो क्या होता है, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 होता है तो देखिए c बटे b भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी c ग्रेटर देन b। कहने मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। ये क्या बता रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, मतलब अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक होती है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अन्य माध्यमों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो अपवर्तनांक को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक साइन आई बटे साइन आर से और एक प्रकाश, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात से। अगर मान लीजिए ये निर्वात में कुछ और होता तो वहां पे हम लिख देते v1, यहाँ लिख देते v2। v1 v2 भी होता है, n बराबर v1 बाई v2, या n2 बटे n1 बराबर v2 होता है ना। तो ये चीज है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य से भी रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि आवृत्ति तो चेंज होती नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हम आज जो है बहुत स्लो चल रहे हैं, है ना। तो चलिए, कभी कभी होता है कि कुछ वजह होती है, आदमी जो है स्लो चलता है, और कभी कभी फास्ट। तो आप धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो स्लो चलने में थोड़ा सा टॉपिक कम कवर हो पाता है ना।
अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और हिसाब से एक कि जैसे हम जानते हैं कि साइन आई इक्वल टू साइन आर है, और इसे जानते हैं कि n2/n1, या इसी को हम लोग ये लिखते हैं ना 1n2 या n2n/n1। अब देखिए n यहाँ पे उसका अपवर्तनांक है ना, या इसी को हम लोग लिखते हैं v1/v2 अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। अभी आगे आएंगे तो इसका प्रूफ देखा जाएगा ना। और इसे n2/n1 कैसे लिखा जाता है, अच्छा उसको ही पहले देख लेते हैं कि n2/n1 कैसे होता है। ये 1n2 तो लिखा ही जाता है, ठीक है, यही है v1/v2, या इसी को c/v कर सकते हैं। अगर पहला निर्वात है, पहला माध्यम अगर निर्वात है तो c/v भी कर सकते हैं। मान लो पहला निर्वात नहीं है, आवृत्ति माध्यम में चेंज नहीं होती है, तो जैसे ये वाला फार्मूला जानते हो ना, v बराबर f लैम्डा है ना। तो पहले माध्यम में मान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, आवृत्ति चेंज नहीं होती, इसे f लैम्डा 1 और दूसरे माध्यम में f लैम्डा 2 कह लीजिए। तो f से f कट जाता है, f से f कट जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा 1/λ2, लैम्डा 1/λ2, लैम्डा 1/λ2 है ना। हालांकि उसको c/v भी लिखा जा सकता है। अब लैम्डा 1 को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 को हम लिख सकते हैं जैसे पहले लैम्डा 1 की डिफिनीशन जैसे होती है c बराबर f लैम्डा, तो लैम्डा बराबर होती है सॉरी n बराबर हमने अभी देखा था c/v, तो यहां से v बराबर हो जाएगा c/n है ना। इसे हमने इसको v1 कहा, इसको v2। मान लीजिए अगर ये v1 में ये हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा। अगर हम v2 की बात करें तो c/n2 हो जाएगा। तो उस आधार पे ना, जैसे ये तो हमने देखा था ये निर्वात था, तो ये मान लीजिए कि माध्यम है और निर्वात के अलावा हम अलग अलग माध्यम ले रहे हैं, तो इसमें यही ठीक है। और एक दूसरा माध्यम ले रहे हैं जिसमें उसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो ये v1 v2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई सब अपने अलग अलग होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को v1 वाले को हम लिख सकते हैं c/n1, और v2 को लिख सकते हैं c/n2। c कैंसिल हो जाएगा, n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे। ठीक, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन i/साइन r बराबर हो जाएगा v1 v2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 n2/n1 है ना। क्योंकि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो c/n होती है। किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो c/क्या होती है। तो यहाँ पे दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं। किसी माध्यम में जो प्रकाश है, हाइगन्स प्रिंसिपल है। अभी हम एक तरह से इसको प्रूफ भी कर देंगे कैसे v1/v2 आया है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए, अगर इन दोनों को लिया जाए तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये अपवर्तनांक में रिलेशन हो गया, यानी कि अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लैम्डा ये। अगर यही इससे भी ले लिया जाए v1 v2 से, तो भी रिलेशन आ जाएगा v1 n1 बराबर v2 n2, या इससे रिलेशन लिया जाए तो n1 साइन i आ जाएगा और n2 साइन r। तो ये भी रिलेशन याद रखना।
ये भी रिलेशन क्या करना, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे N1 और N2 क्या है, दोनों माध्यमों के परम अपवर्तनांक है ना। दोनों माध्यमों के क्या है, परम अपवर्तनांक। हालांकि हम परम अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कभी बताएंगे कि क्या होता है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं। एक तरह से परम अपवर्तनांक मतलब है कि उसकी वास्तविक मान है, और दोनों किसके लिए सापेक्ष लिए गए हैं, y के, है ना। जैसे कि पहला माध्यम का अपवर्तनांक था वो CV1 था, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 था वो CV2 था। देखिए यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि V1 V2 बराबर हो जाता है, ये है ना। अगर हम यहाँ से N2/N1 की बात करें तो देखिए आ जाएगा C/V1 और अरे C/V2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा C/V1। C कट गया तो V1/V2। यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि V1/V2 होता है N2 और N1, और इसी को हम लोग लिखते हैं साइन I/sin R। तो यहाँ पे जो N1 है वो किसी माध्यम वायु हो चाहे कोई हो उसका परम अपवर्तनांक, N2 जो है वो कोई माध्यम उसका परम अपवर्तनांक है। मतलब परम अपवर्तनांक अभी बताएंगे कि उसका एक्चुअल मान होता है, किसी के सापेक्ष नहीं होता। अभी सापेक्ष अपवर्तनांक परम अपवर्तनांक बताना है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन आप याद रखिएगा। अब एक चीज और है यहाँ पे कि आप जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का, वो निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात। तो अगर निर्वात में तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 हो तो आवृत्ति तो बदलती नहीं है, तो इसको लिखते हैं F लैम्डा G निर्वात में। और किसी माध्यम में अगर लैम्डा हो तो इसे लिखते हैं लैम्डा, तो ये कट गया तो लैम्डा 0 और लैम्डा, है ना। निर्वात का मतलब है तो n बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 0/लैम्डा। ये भी एक रिलेशन होता है ना। यानी कि तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगी तो उसका अपवर्तनांक घटेगा। बढ़ रही इसका मतलब माध्यम विरल हो रहा है। अगर सिंपल कॉमन सेंस से सोचें कि तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है लेंथ, इसका मतलब वो माध्यम विरल हो रहा है, विरल का माध्यम अपवर्तनांक घट रहा है, ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि V जो है वो स्मॉलर देन C होता है। V क्या होता है, स्मॉलर देन C होता है, तो इसीलिए लैम्डा भी स्मॉलर देन लैम्डा 0 होता है। तो किसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, कम होता है। अरे भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, इसको लिख सकते हैं F लैम्डा, इसे लिख सकते हैं F लैम्डा नॉट। तो ये काट दो तो लैम्डा स्मॉलर देन लैम्डा नॉट, ये भी होता है। तो ये याद रखना इसके लिए, ठीक है ना। ये दोनों रिलेशन याद रखना। अब चलते हैं सिंपली दो चीज़ों के बारे में, एक सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अन्य अपवर्तनांकों के बीच अभी संबंध भी देखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए थोड़ा सा स्लो टीचिंग हो गई आज, कुछ रीजन की वजह से सुस्त चल रहे हैं, प्रॉब्लम थी आज, इसलिए मूड फ्रेश नहीं है। हालांकि अब हमको ख़त्म करना है सिलेबस, हमें भी लग रहा है कि हम कुछ स्लो चल रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, फिर आगे अपवर्तनांकों में संबंध देखें। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जबकि ये घंटा में, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है अभी बताएं, वो निर्वात के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक ले लिया जाए तो निरपेक्ष था। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
क्योंकि निर्वात का 1 होता, उसी से तुलना करना। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष वास्तविक रियल वैल्यू अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। निर्वात से अगर तुलना कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कांच का जो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5, इसका कोई मात्रक तो नहीं होता। जल का जो निरपेक्ष मतलब इसके रियल मान होते हैं, अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये इनके रियल वैल्यू। जैसे कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, वायु का वायु के सापेक्ष तो 1 होता है, वायु का वायु के सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर हम अपवर्तनांकों में थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया जाए, निर्वात को छोड़ करके, जैसे जल का कांच के सापेक्ष लिया जाए या कांच का जल के सापेक्ष लिया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आती है अपवर्तनांक की वो सापेक्ष होती है। जैसे हमने कांच का अगर निर्वात के सापेक्ष लेंगे तो वो निरपेक्ष आएगा, उसकी वैल्यू 1.5। वायु के सापेक्ष जल का लेंगे तो वो निरपेक्ष आएगा 1.33। लेकिन अगर हम जल का कांच के सापेक्ष ले लें और कांच का जल के सापेक्ष ले लें तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी, तो वो उसके मुकाबले उसका अपवर्तनांक होता है, इसीलिए उसको सापेक्ष रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, सापेक्ष। तो निर्वात को छोड़कर, निर्वात के अलावा छोड़कर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के अलावा किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया गया हो, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष लिया गया हो, है ना, लिया जाता हो या लिया गया हो, तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। जैसे ये हम लिखेंगे W मतलब वाटर के सापेक्ष कांच का अगर हो, अभी हम प्रूफ करेंगे कांच के सापेक्ष पानी का हो, है ना। ये कैसे आया, अभी रिलेशन थोड़ा सा प्रूफ करना बाकी, इस पे एक सवाल भी देखेंगे। तो जानते हैं ये जो बाद वाला होता है उसका हवा के सापेक्ष यानी निर्वात के सापेक्ष, फिर जो पहले होता है उसका हवा के सापेक्ष, उसी तरह से ये होता है ना। ये W के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष पानी का, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। इसे याद रखिएगा, इस पे सवाल भी हम लग सकता है, ठीक है। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया और निरपेक्ष अपवर्तनांक, दोनों में अंतर। ये हमेशा 1 से तुलना की गई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हम W को पानी के साथ लेंगे, कांच का अगर पानी के साथ निकालेंगे, है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जानते हो कितना आता है, 9/8 आता है। अब देखो 9/8 और ये दोनों अंतर है कि नहीं, ये निर्वात के सापेक्ष है और ये पानी के सापेक्ष।
तो ये सापेक्ष किसी के लिया गया है तो कम हो जाएगा, कुछ अन्य वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपवर्तनांकों में जो है रिलेशन देखते हैं, है ना। टाइम भी तो बहुत तेजी से भाग रहा है। चलिए अब जैसे कि हमें क्या है, अपवर्तनांकों में रिलेशन दिखाना है ना, तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अपवर्तनांकों के बीच संबंध, वही सवाल भी देखिए। इस अगर हमने ये होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है एक दूसरे के उल्टा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, है ना। जैसे कि ये होता है, जैसे कि ए एन जी एक दूसरे के उल्टा है जी एन ए। इसको पढ़ा भी जाता है एन ए जी या एन जी ए या ए एन जी, जैसे भी पढ़िए। जैसे कि जो सही तरीका है वो तो इसी तरह पढ़ा जाता है इसको, लेकिन हम लोग पढ़ते ए एन जी, तरीका एन ए जी, एन जी ए। तो ये होता है, ठीक है। ये एक रिलेशन है, आप इसे याद रखेंगे। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ ऐसे करेंगे क्योंकि प्रकाश उत्क्रमणिता के सिद्धांत को फॉलो करता है। जैसे ये रेज आई, ये अपवर्तनांक n1 है, या आप इसको एयर मान लीजिए, ये कांच है, या इसका अपवर्तनांक n2 मान लीजिए, इसको हम दोनों रिले, ये आई आया और इस तरह से ये रेज यहाँ आ गए, ये आर है, ठीक है। देखिए अगर रेज इधर से आई और इधर से चली आई तो ये उत्क्रमणिता का सिद्धांत का भी पालन करता है। अगर रे इतने ही कोण पे यहां से प्रवेश कराई जाए, यहां से, तो वो जब यहाँ y में बाहर आएगी तो उतने ही कोण पे बाहर आएगी। उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, है ना, का पालन करते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हम स्नेल का नियम लगाएं यहाँ पे, स्नेल के नियम से। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरे केस के लिए कि जब इतने ही कोण पे अगर हम प्रकाश किरण को इस माध्यम में आपतित कराएंगे तो इस माध्यम में वो उतना ही कोण पे अपवर्तित होती है। प्रकाश अपने मार्ग का अनुसरण करता है अगर उसको उलट दिया जाए। तो उत्क्रमणिता के सिद्धांत से उत्क्रमणीयता के अनुसार के सिद्धांत से प्रकाश के सिद्धांत से, अब इसी को हम ऐसे कहें। तो अब देखिए जब हम प्रकाश को इस मार्ग से यहाँ चलाते हैं तो उसके लिए किसका काम करेगा, आपतन कोण अब यहाँ आर हो गया, अपवर्तन कोण अब आई हो गया, दोनों का कर दीजिए गुणा, तो हो जाएगा साइन आई साइन आर गुणे साइन आर साइन आई, आई आई कट गया बराबर 1, तो 1n2 गुणे 2n1 1। इस हिसाब से हो गया 1n2 2 1, ये ठीक है। चलिए, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, चलते हैं तीसरे की तरफ, आखिरी है, हालांकि 10-5 मिनट लगेगा।
आज की वीडियो जो है 10 मिनट 15 मिनट स्लो चली। चलिए आप आराम से मजे लेते हुए पढ़िएगा। कोई चीज़ कन्फ्यूजन में हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। चलिए, हाई स्कूल की चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि अलग अलग मीडियम है, ठीक है। जैसे कि ये अलग अलग मीडियम है, ये एयर है और ये मान लीजिए वाटर है और ये कांच है और फिर ये एयर है। तो देखिए, जब वो क्या कहते हैं कि प्रयोगों द्वारा ये देखा जाता है, ये स्पष्ट होता है कि यदि माध्यमों के अंतरापृष्ठ, ये अंतरापृष्ठ है, इसको पृथक्कारी तल कहेंगे, पृथक्कारी रेखा या अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ, ठीक है। तो अब रेस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आती है पहले एयर से, है ना, तो यहाँ पे आई, एयर से आई, चलिए अलग अलग होगी ना, हम दो माध्यमों के लेंगे। जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये आई है तो जाहिर सी बात है सघन माध्यम हुआ, तो इसमें ये थोड़ा सा झुक जाएगी, ये आर हो गया। तो पहले इसको हम I1 कह लेते हैं, ये R1। फिर इसमें तो अभिलंब खींचते हैं और देखिए एकांतर कोण से ये भी R1 हो जाएगा। अब जब कांच में आएगी तो और सघन हो जाएगी, तो और मुड़ जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा और दबा दिया जाए तो ये मान लीजिए R2 हो गया। क्या मान लेते हैं उसको, R2। अब इस पे एक अभिलंब, मतलब इसके समांतर अभिलंब खींचे तो ये भी R2 हो जाए, क्योंकि ये एकांतर कोण। और जब ये बाहर आएगी तो उसी एंगल से बाहर आएगी जो ये होगा, ठीक है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है ना कि अगर अंतरापृष्ठ आपस में समांतर हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, है ना। और इनके बीच जो अंतर आता है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो उसे हम लोग अभी जस्ट आगे चर्चा करेंगे, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण, जो हम इसको निर्गत कोण कहते हैं, ये कोण क्या है, निर्गत कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए I1 यहाँ हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, I1। अगर अंतरापृष्ठ, माध्यमों के अंतरापृष्ठ समांतर होते हैं तो आपतित निर्गत किरण क्या होती हैं, परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती है ना। तो जब समांतर होती है तो आपतन निर्गत कोण समान होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि माध्यमों के अंतरापृष्ठ, प्रयोगों से स्पष्ट अंतरापृष्ठ परस्पर समांतर हों तो आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसको निर्गमन कोण कह सकते हैं। I1 को, यहाँ वाला कोण निर्गमन कोण होगा, वो आपतन कोण होगा। तो इसलिए निर्गत कोण या निर्गमन कोण, ये आपतन कोण है, तन कोण, और ये निर्गत कोण कह सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है निर्गत कोण, तथा आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए वहां पे साइन रूल लगाइए, है ना, साइन रूल, स्नेल का नियम, साइन रूल कह रहे हैं, स्नेल का नियम लगाइए। तो देखिए इसका अपवर्तनांक
एयर है तो इसका मान लीजिए N1, N2, N3 और फिर N1। तो हिसाब से देखिए नहीं, ये भी मान सकते हैं NN2 या ANW ऐसे निकालेंगे। ANW तो हो जाएगा साइन I1/sin R1, फिर हो जाएगा WNG, सॉरी ANW रहना चाहिए था, तो WNG W के सापेक्ष इसका है ना, तो R1 sin R2, फिर G के सापेक्ष A हो जाएगा sin R2 sin I1। अब तीनों का आपस में गुणा कर दें अगर, ANW गुणे WNG गुणे GNA, तो गुणा करेंगे देखिए साइन I1/sin R1 गुणे साइन R1 sin R2 गुणे साइन R2 sin I1। देखिए सब आपस में कट गया, तो ANW गुणे WNG गुणे GNA = 1। अब देखिए हमें सापेक्ष अगर लेना था, देखिए WNG यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच का, तो क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ANW गुणे GNA। अब 1/GNO को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि 1/GNO को ANG लिखेंगे ना, ये पीछे पढ़ा था, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, WNG बराबर क्या हो जाएगा ANG/ANW, क्योंकि ये दोनों सेम रहना चाहिए। जैसे A इधर है तो इसको A इधर लाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ANG मतलब या NAG निर्वात सापेक्ष कांच का बटे निर्वात सापेक्ष पानी का, ठीक ये आएगा। अब इसको लेते थे N1 N2 है ना, सबके अपवर्तनांक, तो हमने इसको एयर वाटर कांच एयर, तो हम डायरेक्ट लिखे थे, इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक। तो इस पे एक सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है, अब सवाल कल लगाएंगे इसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, है ना। अभी सवाल आगे सब लगवाएंगे, अभी हम लोग पार्श्विक विस्थापन, वास्तविक आभासी गहराई, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, और कुछ इस पे आधारित उदाहरण, और तो अभी इसका एक वीडियो 3 वीडियो लेक्चर हमें लगता है इस पे लगेंगे, जहाँ तक ख़त्म होगा तब हम लोग आएंगे लेंस पे, ठीक है। यानी कि अभी इसमें देखिए लेंस बचा हुआ है, प्रिज्म बचा हुआ है, लेंस प्रिज्म के बाद जो है वो गोली पृष्ठ का अपवर्तन बचा हुआ है, और इसके बाद प्रकाशिक यंत्र बचे हुए हैं, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और जो विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता, ये सारी चीज़ें अभी बचे हुए, महीने भर पूरा चलेगा टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो थोड़ा सा स्लो रहा कुछ वजह से, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।